पिछले कुछ दिनों में इंडिया में बड़े ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हुए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो था वो दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ। उसको पहले तो ये इंश्योर नहीं था कि क्या वो टेरर अटैक है कि नहीं, पर बाद में भारत के गृह मंत्रालय ने इस चीज को बताया कि वो एक टेरर प्लॉट था जिसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फॉइल करने की कोशिश करी। ऐसे कई सारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं दीक्षांत सर और मैं हूं अनुज शर्मा। आज की इस वीडियो में दीक्षांत सर हम आपका स्वागत करते हैं और हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज की तो सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से 2.5 फ्रंट वॉर के ऊपर चर्चा हो रही है। जब हम इस 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो 2 फ्रंट वॉर तो हम सारे जानते हैं, जहां पे हम पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा ड्रेडफुल होती है 0.5 फ्रंट वॉर। ये 0.5 फ्रंट वॉर की बात की थी भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने, और साथ ही साथ इसी 0.5 फ्रंट वॉर के ऊपर चर्चा करते हुए एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत में अगर कोई सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है तो वो नेक्सलिज्म है। ये नेक्सलिज्म या ऐसे ही इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज इस 0.5 फ्रंट वॉर में आते हैं। तो सबसे पहले दीक्षांत सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये 0.5 फ्रंट वॉर होता क्या है। सर बिल्कुल सही बोला आपने। 2.5 फ्रंट वॉर का काफ़ी बार जिक्र होता है, और 2.5 फ्रंट वॉर में एज यू राइटली सेड कि एक पाकिस्तान का चैलेंज है, चाइना का चैलेंज है, इसके अलावा सारे इंटरनल इश्यूज को कंबाइन करके 0.5 बोला गया है। फॉर एग्जांपल इश्यूज लाइक वी हैव, लाइक यू सेड, नक्सलिज्म है हमारे ईस्टर्न एरिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म का एलिमेंट दिखता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी का एलिमेंट दिखता है, इसके अलावा मल्टीपल तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम्स, कम्युनल इश्यूज हमें दिखते हैं। उन सबको मिला जुलाकर ये बोला गया था कि 0.5 फ्रंट भी, जो इंटरनली इंडिया के अंदर छोटी छोटी वॉर्स हम सारा दिन लड़ते रहते हैं, वो सब कुछ कंबाइन करके 0.5 है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 2.5 फ्रंट वॉर में एक टाइम के ऊपर इंडिया हैज़ टू बी रेडी टू फाइट विद पाकिस्तान, इंडिया हैज़ टू बी रेडी टू डिफीट पाकिस्तान, एट वन पॉइंट इंडिया हैज़ टू बी रेडी टू होल्ड चाइना, एंड एट द सेम टाइम इंडिया को इतना सक्षम होना पड़ेगा कि जो भी इंटरनल मैटर्स हैं उन इंटरनल मैटर्स को भी कंट्रोल में रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म है तो कम्युनिटी पुलिसिंग हो, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, हमारी सीएपीएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो एमएचए के अंडर आती हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें अपने प्लान्स। आर्मी का कहाँ कहाँ पर रोल, जहाँ जहाँ पर भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, वहाँ आर्मी अच्छे से काम कर सके। और हम वाइल मैनेजिंग पाकिस्तान एंड चाइना, वी आर ऑल्सो एबल टू मैनेज द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। तो सर, जैसे आपने 0.5 फ्रंट वॉर में ये सारे इंटरनल मैटर्स की बात करी, तो जैसे भी ये रेड फोर्ट इंसिडेंट हुआ तो काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर ये सवाल उठाया कि क्या ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, या उसके आसपास कुछ जो इंसिडेंट्स हुए पिछले 24 घंटे में जब ये अटैक हुआ, तो काफी सारे लोगों ने जो काउंटर व्यू पॉइंट आया, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आया कि ये भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का सक्सेस भी है क्योंकि बड़ा अटैक नहीं हुआ। तो सर, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा बताइए कि रेड फोर्ट अटैक में था क्या ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का सक्सेस है या उनका फेलियर है। सर, इसको ना बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा हमें टू असेस वेदर दिस इज अ फेलियर और अ सक्सेस। सो इफ यू लुक एट, सर, लास्ट पिछले 15 दिन में, 15 डेज में लगभग 300 रेड्स ऑल ओवर इंडिया कैरी आउट करी गई हैं। इन 300 रेड्स में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर स्टेट लेवल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हुए ये मल्टीपल रेड्स कैरी आउट करी हैं। और इन मल्टीपल रेड्स में हमें ऑलरेडी पता है कि पिछले 15 दिन में लगभग 2900 किलो के आसपास का जो आईईडी मेकिंग मटेरियल था वो हम बरामद कर पाए हैं। हम कुछ 8 से 10 लोगों को अरेस्ट कर पाए हैं। एंड इसमें हैरानी वाली बात यह है कि ये लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे, ये लोग किसी एक पर्टिकुलर परसिक्यूटेड कम्युनिटी से ये लोग नहीं जुड़े हुए, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और इन लोगों को क्रैकडाउन करना अपने आप में ये बड़े क्लियरली दिखाता है कि ये एक सक्सेस है। इसके अलावा सर, जो भी ये अटैक कैरी आउट हुआ है दिल्ली में, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वॉट एवर हैज़ हैपेंड, बट ये जो अटैक कैरी आउट हुआ है, ये भी अटैक अगर आप देखेंगे तो एक एजुकेटेड इंसान के साथ जोड़ा जा रहा है, राइट। तो उमर नाबी, जिनका नाम इसके लिए आ रहा है, सो ही वॉज अ प्रोफेसर एट अल फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदाबाद। सो उनके साथ ये कनेक्ट किया जा रहा है। और आपको हैरानी होगी जानकर, इफ़ यू ऑलरेडी डोंट नो दिस, कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में से पिछले 2 दिन के अंदर ही 2-3 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे, और उनके ही एक प्रोफेसर ने दिल्ली वाला अटैक कैरी आउट किया। इसका मतलब हमें ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग फ्रॉम अल फलाह यूनिवर्सिटी, देयर इज सम नेक्सस विच इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं। एंड इफ यू लुक एट द वेरी
day on which this blast occurred, there was high security in metro stations. Already information सर ground level पर थी, but वो हम ये बोल सकते हैं कि ये पैनिक बॉम्बिंग हुई है. बेसिकली द पर्सन उमर नबी, जिनका डीएनए अभी हाल ही में मैच हुआ है और डीएनए से पता चला है कि ही वाज समबडी फ्रॉम पुलवामा एंड ही वाज प्रोफेसर एट अल फलाह यूनिवर्सिटी इन फरीदाबाद. सो ही वाज कनेक्टेड टू दिस अटैक. इसका मतलब जाहिर है कि आइडिया हमें था, हमारी पुलिस फोर्सेस उसको ग्राउंड लेवल पर एंड पॉइंट पे एग्जीक्यूशन थोड़ा सा इधर उधर हुई, बट दिस वाज अ ग्रेट वर्क बाय द इंटेलिजेंस फोर्सेस कि 2900 किलो का सर जो इम्पैक्ट है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो अवर्ट किया है. और उसके आड़ में अगर एक अटैक ही हुआ है, आई थिंक स्टिल आई विल स्टिल कॉल इट अ सक्सेस. तो सर जैसे आपने बात करी कि नेशनल सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है ना, इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब. क्योंकि ये फेसलेस होते हैं कि कौन है, तो उसको मैनेज करना ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का और सरकार की बहुत बड़ी इसमें सक्सेस ही है. पर सर जैसे आपने ना बार बार फोकस किया एक चीज़ के ऊपर कि कोई परसिक्यूटेड कम्युनिटी नहीं थे, ये पढ़े लिखे लोग थे जिसको हम वाइट कॉलर टेररिज्म के मकसद बात करते हैं. और खासकर जैसे मैं इसके ऊपर पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि अर्बन टेररिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बार बार निकल के आ रहा है. तो इंडिया में जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी टारगेटेड किलिंग्स देखी जी, अब हमने रेड फोर्ट का इशू देखा, आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करी. अब ये ऐसा नहीं है कि रूरल बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, ये अर्बन एरियाज में प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं. जैसे गुजरात का जो इंसिडेंट हुआ राइसिन वाला, वो तो कितना ही ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट है. बहुत प्रॉब्लमेटिक. तो ये सारे लोग जो अर्बन टेररिज्म से आ रहे हैं या फिर वाइट कॉलर टेररिज्म है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये डॉक्टर जैसे लोगों की बात करो तो इनको सपोर्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअली भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनको इंटेलेक्चुअली भी सपोर्ट करते हैं. तो सर मेरे यहाँ पे आपसे दो सवाल हैं. पहला कि क्या आज के समय के ऊपर ये जो अर्बन टेररिज्म है ये इंडिया का नेक्स्ट बिग चैलेंज बन चुका है? और दूसरा जो इसमें बहुत छोटी सी मैंने बात करी राइसिन, अब ये राइसिन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है और क्या है ये राइसिन और किस तरह से इसको हम टारगेट कर सकते हैं या इससे डील कर सकते हैं? तो सर आपका जो पहला क्वेश्चन था कि क्या अर्बन टेररिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है या नहीं, सर आई थिंक एब्सोल्युटली. इन द करंट 15 डेज, लास्ट 15 डेज अगर हम देखें, ज़्यादातर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को पकड़ा गया है. सो एजुकेटेड क्लास भी अगर आज टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है. यूजुअली इससे पहले सर जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म की बात हुआ करती थी तो इसको लिंक किया जाता था डेवलपमेंट से, कि डेवलपमेंट नहीं है तो टेररिज्म है, पावर्टी है तो टेररिज्म है, बेसिक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बड़े ख़राब हैं तो जाके लोग टेररिज्म का सहारा बन रहे हैं या सहारा ले रहे हैं. बट अभी वाइल दीज पीपल आर एजुकेटेड, तो अब इनको क्या ज़रूरत है टेररिज्म के साथ लिंक होने की, जब इनके पास अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. तो अगर सरकार इतना कुछ इनके लिए कर रही है, देन वाई देयर इज़ अ नीड टू हर्ट द वेरी कंट्री विच इज़ गिविंग देम एवरीथिंग. ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर. तो इसका जवाब सर ये निकल के आएगा कि जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की भी बात करते हैं, इनिशियली जैसा आपने बोला कि कन्वेंशनल जो टेररिज्म हमें देखने को मिलती थी उसमें ज़्यादातर पावर्टी से लिंक्ड, डेवलपमेंट से लिंक्ड चीज़ें होती थी. और ये जो टेररिस्ट थे ये बेसिकली परसिक्यूटेड लोग और निगलेक्टेड पॉपुलेशंस जो थी इसका सहारा लेती थी. बट अभी सर कन्वेंशनल जो टेररिज्म है उसको हटाकर नॉन कन्वेंशनल एरा चल रहा है टेररिज्म को लेकर. अभी अगर रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे सर, ऑनलाइन जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से रिक्रूटमेंट्स बहुत आसान हो चुकी हैं. मल्टीपल ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आइसिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उसने केरला में रिक्रूटमेंट्स करी थी पिछले कुछ समय में, और गवर्नमेंट को उसका आइडिया लगा तो उनको पकड़ा गया. बट अभी रिसेंट टाइम्स में सर ऐसे बहुत सारे और ग्रुप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जमाते इस्लामी नाम का ग्रुप है, सरकार इसको बहुत नोटोरियस ग्रुप मानती है और ये बहुत रेगुलरली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स कैरी आउट करते हैं. सो जब ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स कैरी आउट करते हैं, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनके टारगेट्स में वही रहते हैं, और उनको फिर किस तरह से रेडिकलाइज करना है, उनको कैसे रिक्रूट करना है, उनके अंदर कैसे वो रिलीजियस आइडियोलॉजी, फंडामेंटलिज्म जगानी है, उसके अंदर आई थिंक दीज पीपल वर्क अलॉट ऑन सर्वेज एंड डेटाज, एंड वहाँ से इन बच्चों को चुना जाता है. तो अभी करंटली अगर देखा जाए कि इंडिया के लिए पढ़े लिखे बच्चे अगर इस लाइन पे चलने लगेंगे और इस तरफ की आइडियोलॉजी का सहारा देने लगेंगे तो ये बहुत ख़राब एक न्यूज़ है इंडिया के लिए. दिस इज़ हाईली प्रॉब्लमेटिक. इनफैक्ट अगर इस पूरे एपिसोड में सर हम दिल्ली वाले एपिसोड में अगर बात करें तो जितने भी लोग पकड़े गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड टू जैश ए मोहम्मद. एंड सर जैश ए मोहम्मद को समझना भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैश ए मोहम्मद बेसिकली एक बहुत पुराना ग्रुप है जो इंडिया पाकिस्तान के जब 1947 में ही इश्यूज़ हुए उसी टाइम पर ये बॉडी हल्का हल्का आ चुकी थी काम में. बट फिर 89 में जब फुल स्केल मिलिटेंसी आई तो उसके तुरंत बाद JKLF जैसी बॉडी आई और उसके साथ साथ ही जैश ए मोहम्मद भी फॉर्म हो गई. तो सर मेरा यहाँ पे एक छोटा सा इंटरजेक्शन है यहाँ पे. मैं से जैश ए मोहम्मद की आपने बात करी, तो जैसे जैश ए मोहम्मद जो है ये कश्मीर में हमने अलग अलग तरह के ग्रुप्स देखे हैं.
कुछ कंप्लीटली पाकिस्तानी रिक्रूटेड ग्रुप्स होते हैं, ये पाकिस्तान में ही फंक्शन करते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो फंक्शन, चाहे ऑब्वियसली बात है हम इंटेलेक्चुअली हो जाए या फिर फाइनेंशियली हो जाए, मिलिटरी हो जाए, उनको सपोर्ट पाकिस्तान ही करता है, पर उसमें रिक्रूटमेंट्स ज़्यादातर इंडियंस की होती हैं। Correct. तो जैश ए मोहम्मद किस तरह का ग्रुप है कि इसमें ज़्यादा इंडियंस की रिक्रूटमेंट होती है या ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर से लोग आते हैं? सर एक्चुअली ना ये भी चेंज हुआ है, इसमें भी बदलाव आया। इनिशियली जब टेररिज्म एक नई चीज़ थी 1989, 90, 91, 92 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर होम ग्रोन टेररिज्म का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं चलता था। तो उस समय पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, मुजाहिदीन था, जो अफगानिस्तान के टेररिस्ट थे, वो इंडिया में आकर अटैक्स कैरी आउट करते थे। दे वर बीइंग पेड बाय जैश ए मोहम्मद लाइक ग्रुप्स एंड दे यूज्ड टू गो बैक आफ्टर अटैक्स। बट फिर जैश ए मोहम्मद, जमाते इस्लामी, दुख तरह मिलात जैसी कुछ ग्रुप्स की फॉर्मेशन हुई, जिन्होंने इंडिया के अंदर होम ग्रोन टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को जो है बढ़ावा दिया कि यहाँ के खुद के बच्चों को के अंदर ही हम जिहादी थॉट लेकर आएँ, रेडिकलाइज करें उनको और एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट उनके अंदर हम क्रिएट करें। तो ये शुरू से ऐसा नहीं था, ये रिसेंटली हुआ है सर। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे नॉन कन्वेंशनल टेररिज्म की, अभी के लिए ये बड़ा थ्रेट क्यों बन जाता है सर? क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे टॉक अबाउट हाइब्रिड मिलिटेंसी, जिसको कई बार पार्ट टाइम मिलिटेंसी भी बोलते हैं। और सर इसका जो भी दिल्ली में हुआ है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। पार्ट टाइम मिलिटेंसी, पार्ट टाइम मिलिटेंसी सर, इट इज़ अ पार्ट टाइम जॉब। आप सुबह डॉक्टर हैं, रात को आप टेररिस्ट हैं, नोबडी नोज। आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखेंगे, आप सोशली एक्टिव नहीं होंगे और आप किसी भी तरह से, किसी भी एक्टिविटी से इंडिया को हर्ट कर सकते हैं। सो दे वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पार्ट टाइम मिलिटेंसी का नाम लिया, इसी तरह से सर नेटवर्क्स बर्स्ट करे हैं सरकार ने, जिनको हम कई बार OGWs बोलते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर्स, जो कि रेगुलरली टेररिज्म के हिस्सेदार नहीं होते, टेररिज्म नहीं करते, बट दे समहाउ ट्राई टू सपोर्ट टेररिज्म। जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट की हम बात कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी हो सकती है सर, वो स्टोन पेल्टिंग में सपोर्ट भी हो सकती है, वो अगर आपकी आर्मी यहाँ पर कोई सर्च ऑपरेशन कैरी आउट कर रही है, उनको तंग करना, उनके ऑपरेशंस को रोकना, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है सर। इसके अलावा जो अभी सामने आया है वाइट कॉलर मॉड्यूल्स, इनको नया नाम दिया गया है कि ये वाइट कॉलर मॉड्यूल्स हैं या वाइट कॉलर इकोसिस्टम है, अब इसको छेड़ा जा रहा है, जो कि आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब्स अक्रॉस द कंट्री हैं, कोई ज्योग्राफी में लिमिटेशन नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, इन तक किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को पहुंचाना आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू इसको पहुंचाया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। सो सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग है कि इसको देखे, समझे, रोके। एंड सर देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, WeChat एप्लीकेशन है, राइट, जो बहुत ईजिली सरकार उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, नहीं देख सकती, नहीं समझ सकती कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह के ग्रुप में इन्वॉल्व है, कौन किस तरह की चैट कर रहा है। देर आर ग्रुप्स, देर आर एप्स लाइक टेलीग्राम, इनक्रिप्टेड हैं, देर आर एप्स लाइक डिस्कॉर्ड, देर आर मल्टीपल मीटिंग्स दैट आर हेल्ड ऑन स्काइप। तो सर अब चैलेंज इंडिया के लिए ये हो चुका है कि कैसे इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर घिरे हुए टेररिज्म को कैसे निकालने के कौन एक पोटेंशियल टेररिस्ट है, कौन एक पोटेंशियल टेररिस्ट नहीं है, बिकॉज अब वो छांटना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो सर आपने ना इसमें 2-3 बातें करी, इसके ऊपर मैं आई लाइक टू डबल क्लिक ऑन देम। तो सबसे पहले तो एक जो आपने नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करी, तो मैंने पहले भी वो सवाल पूछा, तो मैं उसको रिपीट करता हूँ कि राइसिन का जो इम्पैक्ट है, जो बायोकेमिकल थ्रेट है, तो जो बायो टेररिज्म या बायोकेमिकल थ्रेट है, तो क्या इंडिया इसके लिए रेडी है? क्या इंडिया की कोई बायो डिफेंस पॉलिसी है? क्योंकि हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो जैसे आपने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करी, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी का मिलन करके भी ये टेररिज्म को फैलाया जा सकता है या आ सकता है? यहाँ इंडिया जो है अभी वो सिर्फ रिएक्टिव मोड में ही है, उनकी कोई यूएस जैसी कोई ऐसे बायो डिफेंस को टारगेट करने वाली कोई पॉलिसी नहीं है। सर देखो, जो राइसिन आपने अटैक की बात करी, या राइसिन जो चल रहा था, जो पॉइजन की कोशिश करी जा रही थी, उसकी बात करी, उसके लिए सर हमारे पास एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है 2022 का। बट उसके तहत सर अभी मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है सर। फॉर एग्जाम्पल जो भी राइसिन इशू भी है, ये राइसिन इशू भी बेसिकली कैस्टर बीन्स के अंदर मिलता है। बेसिकली जो एक फल है या एक प्लांट है, उस प्लांट के कैस्टर बीन्स में से राइसिन एक्सट्रैक्ट होता है, और ये एक तरह का केमिकल है जिसको मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो सरकार को करना क्या चाहिए ऐसे में, ये काफ़ी मुश्किल होगा, बट इसको करना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये जो अगर अटैक हो जाता सर, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता, आई थिंक ये इमेजिनेशन से भी बाहर है। सो द पीपल हु वर कैरिंग दिस राइसिन, दे वर ऑलरेडी टॉकिंग टू सम पीपल इन दिल्ली, जो यहाँ की मार्केट्स हैं, वहाँ पर बातें चल रही थी कि कुछ प्रोडक्ट्स में राइसिन को मिला दिया जाएगा और ये मासेस में बांट दी जाएगी। सो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था। वो तो थैंकफुली राइट टाइम पे इंटरवेंशन हुई है इंटेलिजेंस फोर्सेस की, और हमने इस अटैक को रोक दिया। बट अब करना क्या पड़ेगा सर? करना पड़ेगा कि जितने भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं, जितने भी ऐसे टॉक्सिन्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, प्रोसेस किया जाता है,
अगर किसी की भी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस तरह के टॉक्सिन्स पे काम करती है तो उनके सर रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, स्पोरेडिक रेड्स उनके ऊपर होनी चाहिए, वो मटेरियल किस लिए यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, उनका प्रॉपर KYC होना चाहिए, उनके प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म्स हमें रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी इन सब लोगों के कागज़ हैं, जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नोबडी शुड बी एबल टू बाय राइसिन फॉर एग्जाम्पल विदाउट अ पर्टिकुलर परमिट इशूड बाय द गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं सर हमें गवर्नेंस के अंदर ही इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से खरीदना बेचना एक इतने प्रॉब्लमेटिक टॉक्सिन को, और फिर उसको कल को अगर कोई किसी फूड प्रोडक्ट में मिला दे और मासेस को बांट दे, सर उसका इंपैक्ट तो अनबिलीवेबल निकल के आ सकता है। सो 120% गवर्नमेंट हैज़ टू नाउ वेरी क्विकली मेक अ स्ट्रेटजी आउट ऑफ इट, हाउ टू डू दिस, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू फिगर आउट। तो सर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कहा था कि 2 पॉइंट्स की ओर डबल क्लिक करूंगा, एक तो राइसिन वाली बात थी, दूसरी जो थी ना वो थी इस्लामिस्ट टेररिज्म वाली बात। तो ये जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि हम हर बार जो है ना इस्लामिस्ट टेररिज्म की बात करते हैं, दुनिया भर में हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, रिलीजियस जिहाद की बात करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि किस तरह से जो इस्लाम रिलीजन है उसको मिस इंटरप्रेट करके कई लोग जो है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की यूज़ करके लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। और जैसे आपने उसमें बात करी थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है। अब एक तो आइडियोलॉजी का इशू है, अब दूसरा टेक्नोलॉजी का भी आ गया है ना। तो जैसे हम इंडिया की अगर कन्वेंशनली बात करें तो इंडिया जो है ना उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनका लो एक रेडिकलाइजेशन रेट है कंपेयर टू ग्लोबल, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही है। तो उसमें भी अब जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी वाइट कॉलर टेररिज्म की, अब वाइट कॉलर टेररिज्म भी आ गया। अब ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है डिजिटली। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आइडियोलॉजी ज्यादा डेंजरस है या टेक्नोलॉजी? सर आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज द मोस्ट लीथल थिंग दैट कैन हैपन। टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी अगर दोनों जुड़ जाएं तो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए बचना। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर ना मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो जिस बॉडी का यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है पिछले 4 दिन से रेगुलरली कमिंग इन पिक्चर, द टर्म जैश-ए मोहम्मद। सर जैश-ए मोहम्मद की खुद की आइडियोलॉजी को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी कहाँ से डिराइव होती है? दियोबंदी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। अब ये दियोबंदी मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी से डिराइव्ड है। जिस दियोबंदी मूवमेंट का इनिशियल आइडिया था कि हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना है। अब उसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए जब एक्चुअल में दियोबंदी आइडियोलॉजी चली थी, इट वॉज नॉन वायलेंट इन नेचर, इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। बट धीरे धीरे उस नॉन वायलेंट मूवमेंट को वायलेंट मूवमेंट में बदलने का काम जैश-ए मोहम्मद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने कर दिया। मतलब जो एक्चुअल एम और ऑब्जेक्टिव था उसको सर ट्वीक कर देते हैं ये लोग, और उसको ट्वीक करके आज इन्होंने एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी। और इसमें इनका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? एम बहुत साफ है कि हमने कश्मीर को नंबर 1 इंडिपेंडेंट करना है, नंबर 2 वंस इट इज इंडिपेंडेंट वी विल मर्ज इट इनटू पाकिस्तान। और क्योंकि मर्जर इनटू पाकिस्तान की बात होती है इसलिए पाकिस्तान और ISI की इनको अंधाधुंध सपोर्ट रहती है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ फेक इंडियन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्रोन कैपेबिलिटी, एवरीथिंग दैट दे आस्क फॉर। सर फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 5-8 सालों से रेगुलरली हर 1-2 साल बाद एक बहुत बड़ी टनल निकल के आती है जो हम ढूंढते हैं। सर वो टनल ऐसी टनल है जो हाथों से बनाई नहीं जा सकती। इसका मतलब वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो टनल्स क्रिएट करी जाती हैं। डू यू थिंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी? वो कहाँ से सपोर्ट आ रही है? वो सपोर्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के पाकिस्तान की ISI ही इनको सपोर्ट कर देती है। तो जैश-ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो हैं बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपने एम्स के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कहीं ना कहीं इस्लाम एज अ रिलीजन को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनके शब्दों को बदल के, उनके वर्सेस को बदल के, और एक तरह से वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बात करी कि रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन जो है, और उसकी वजह से ना जो नॉन पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनको भी बदनाम किया जाता है, और उनके ऊपर भी लोगों का एक ध्यान आता है। और वैसे भी सोशल मीडिया के ज़माने में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सर जैसे ना इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कि इसमें एक पूछना चाहूँगा कि ना जैसे मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो एक ना विमेन का नाम निकल के बार बार आ रहा है ना, कि वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से अटैच हैं, एसोसिएटेड हैं, उनका नाम बार बार निकल के आ रहा है, वो भी डॉक्टर हैं।
तो मैं ना बड़ा ज़्यादा हैरान था कि फिर मैंने ना ज़्यादा डीप रिसर्च करी, तो मेरे को ये पता लगा कि विमेन जो है ना, उनका रोल भी आज के समय के ऊपर इस्लामिक टेररिज्म में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे हम पहले पढ़ते थे कि विमेन को ना, जैसे मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं इसको लेके, तो इसमें ये है कि विमेन का जब भी रोल दिखाया जाता था ना टेररिज्म में, या जो विक्टिम्स होते हैं, तो विमेन का रोल हमेशा एज अ विक्टिम या फिर सेकेंडरी रोल ही दिखाया जाता था, जी। कि वो किसी की वाइफ है, या उसको सेक्स स्लेव की तरह यूज़ किया गया, बच्चे पैदा करने के लिए यूज़ किया गया है ना, या फिर इमोशनली किसी को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ किया गया। पर आज के समय के ऊपर, जैसे इस अटैक में भी विमेन जो है वो फोर फ्रंट के ऊपर है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन टेररिज्म? क्या वो आज के समय में विक्टिम है या वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है? सर दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर आप इसी की फिर से हिस्ट्री के ऊपर लेकर चलेंगे सर, इनिशियली वुमेन का रोल बहुत डॉर्मेंट था, दे वर वेरी डॉर्मेंट, दे वर नॉट एक्टिव एट ऑल। इनिशियली तो बहुत साइड सपोर्ट आप कह सकते हैं, इनिशियली वैसी थी, बट 1987 में ना एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दुख्तरन-ए-मिलात। 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 उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने फाउंड किया था, उनका नाम था आई थिंक असिया अंद्राबी। असिया अंद्राबी नाम की एक लड़की इंडिया में होता सर? सर दिस वाज इन इंडिया। एंड असिया अंद्राबी नाम की इस लड़की ने इस बॉडी को फॉर्म किया। एंड किस आइडिया से फॉर्म किया कि इवन वुमेन शुड बी द वंस हु शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, और जबकि उस समय पर ज़्यादा सपोर्ट वुमेन की नहीं थी। तो असिया अंद्राबी का रोल काफ़ी बार सामने आता है जब भी आप रोल ऑफ वुमेन इन टेररिज्म की बात करते हो। तो उन्होंने दुख्तरन-ए-मिलात को बनाया और एक मुहिम चलाई कि इस मुहिम के तहत हमें वुमेन को भी जागरूक करना है कि आपको भी इस्लाम सही ढंग से फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली शी वॉज वेरी वोकल अबाउट वेयरिंग हिजाब्स, इनिशियली शी वॉज वेरी वोकल अबाउट लेट्स से फॉलोइंग ऑल द principles of Islam, रिजिड प्रिंसिपल्स, फंडामेंटलिज्म जो होता है, fundamental principles, and where she said फंडामेंटलिज्म वाले जो प्रिंसिपल, फंडामेंटलिज्म वाले प्रिंसिपल, उन्होंने इस चीज़ को भी आगे रखा कि उस फंडामेंटल आइडियोलॉजी के अंदर भी वुमेन के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये राइट्स हैं और ये सब। तो सर वहाँ से किस तरह से उन्होंने सपोर्ट भी मांगनी शुरू कर दी उसी मूवमेंट के थ्रू, उसी ग्रुप के थ्रू। शी ऑल्सो स्टार्टेड रिक्रूटिंग वुमेन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और बट वहाँ पर फोर फ्रंट नहीं सर, यही साइड सपोर्ट, जैसे आपने बोला कि हम भी सपोर्ट करेंगे, वी कैनॉट कम लाइक इन फ्रंट, बट वी विल बी देयर टू सपोर्ट समहाउ इन एनी पॉसिबल सिनेरियो। किसी भी तरह की सपोर्ट होगी हम सपोर्ट करेंगे। और आई थिंक अभी ये जो सपोर्ट पहले जो साइड पे थी, अब वो फोर फ्रंट पे आनी शुरू हो चुकी है। जैसे हमने अभी रिसेंट अरेस्ट में देखा, देयर वाज अ वुमन आल्सो व्हिच हैज बीन अरेस्टेड। इट क्लियरली टेल्स अस कि शायद अब रोल ऑफ वुमेन इज आल्सो बिकमिंग लिटिल मोर एक्टिव, व्हिच इज अगेन अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर होते तो आप कैसे सोचते कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर आवर सिक्योरिटी एजेंसीज? सर बहुत चैलेंजिंग काम है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे पास वो सब रिक्विजिट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और मैन पावर है जिसको यूज़ करके हम बहुत बढ़िया तरीके से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़ कर सकते हैं। एंड whatever has happened in Delhi, yes, it is very horrific, yes, it is very problematic, but at the same time, I think the silver lining is that we were somehow able to prevent 10 more attacks like this. So I think यहाँ से हमें पॉइंट यही निकालना है कि वी आर टोटली रेडी टू डिफेंड आवरसेल्फ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की सीरियसनेस हो। वी नो हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज, राइट? एंड आई थिंक एवरी थिंग इज पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट वी हैव। IB सर हमें पता है कितना बढ़िया काम कर सकती है, रॉ कितना अच्छा काम करती आई है। आई थिंक हमें इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ओनली थिंग इज आई थिंक टाइमली एक्शन एंड टाइमली कोऑर्डिनेशन इज द एरिया विच कैन बी इम्प्रूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस इस बार भी थी सर, इंटेलिजेंस 2008 में जब 26/11 हुआ था उस टाइम पे भी थी, बट हमारे दोनों केसेस में जो पॉइंट हम जहाँ पर हमने लैक किया वो है जो हमारी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन और जो एक्टिव हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने वाला पोर्शन था और एक्शन लेने वाला पोर्शन था, वहाँ पर हल्का सा मिस हो रहा है। सो आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर वी हैव टू वर्क ऑन, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन। तो आप इसको और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ऐसी कन्वर्सेशंस के बारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ है दीक्षांत सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैं हूं अनुज शर्मा। तो आप अगर चाहते हैं कि हम और ऐसे किसी टॉपिक को डिकोड करें तो बताइए हमारे को कमेंट सेक्शन में कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और कौन सी हम एक्सपर्ट फैकल्टी और लेके आ सकते हैं आपके लिए। बी सेफ, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। जय हिंद।